Good evening to all of you. I am Abul Hassan and you are watching Design Center online tutorial for CAD software. And this I am going to start a very new series of AutoCAD in which I will tell you the use of different tools from grassroots to the extreme limit of the tool. तो दोस्तों शुरू करते हैं AutoCAD के बेसिक से लेकर उसके एक्सट्रीम लिमिट तक मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। हर एक टूल का हर एक पॉइंट हर एक ऑप्शन में यूज़ करने की और बताने के लिए पूरी अपनी कोशिश करूंगा। चलिए देखते हैं। तो आज का जो टुडेज लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, एवरी टाइम व्हेन एवर आई स्टार्ट द क्लास आई विल स्टार्ट फ्रॉम सम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। ओके, तो आज का जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है इसमें आपको है इंट्रोडक्शन अबाउट AutoCAD इंटरफेस एंड definitely I am going to tell you who is the developer of AutoCAD and when actually this AutoCAD software come into the existence. So ये मैं बताऊंगा आपको इंट्रोडक्शन अबाउट AutoCAD इंटरफेस में। देन सेटिंग कैसे की जाए, सेटिंग ड्राइंग एरिया एंड यूनिट्स डिफरेंट। इसमें मैं आपको बेसिक सेटिंग्स ड्राइंग स्टार्ट करने के पहले हमको क्या क्या ज़रूरी चीज़ें जिसको देखना ज़रूरी है, अगर उसको हम सेटिंग नहीं करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं बीच में हमको प्रॉब्लम आती रहेगी। अब देखते हैं नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन अबाउट कोऑर्डिनेट सिस्टम भी मैं आपको बताऊंगा इसमें कि कैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम कौन कौन से AutoCAD में यूज़ करते हैं और उसके इम्प्लीकेशन के साथ बताने की कोशिश करूंगा। मगर ये इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल में आपको मैं इसकी एक आइडिया दूंगा, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको मैं उसको अप्लाई करके दिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं बेसिक आइडिया इसका AutoCAD में what actually we are having today. So basic introduction of AutoCAD. AutoCAD is a drafting software. ठीक है दोस्तों, AutoCAD एक ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर जिसमें आप 2D और 3D मॉडल बना सकते हैं, in which you can create 2D drawing and 3D models. AutoCAD is developed by Autodesk in 1982 में डेवलप किया गया है। ऑटोडेस्क उस कंपनी का नाम है, US बेस्ड कंपनी है। आई थिंक सो मेनी ऑफ यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस। ऑटोडेस्क इज कंपनी, US बेस्ड कंपनी विच हैव डेवलप्ड दिस AutoCAD सॉफ्टवेयर इन 1982। सेवरल रिलीज आर डेवलप्ड टिल नाउ। बहुत सारे रिलीज अभी तक रिलीज हो चुके हैं, आ चुकी है मार्केट में। जैसे AutoCAD 1 से स्टार्ट किया था इन लोगों ने, AutoCAD 1 से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसा करके AutoCAD 14 तक आए। देन दे हैव लॉन्च 2000, 2000i, 2001, 2002, 2003, 2004. नाउ दे हैव लॉन्च 2021 इन द मार्केट। ओके, सो all of this software are very similar to each other. Each time whenever the AutoCAD is releasing new version या नए वर्जन को लाता है मार्केट में, तो उसमें कुछ टूल्स नए ऐड कर देता है और धीरे धीरे AutoCAD को इन लोगों ने पूरी 3D टूल्स कैपेबिलिटीज 3D टूल से इक्विप्ड कर दिया है। AutoCAD सॉफ्टवेयर को पूरा सजा दिया है और अभी AutoCAD इट इज़ अ कंप्लीट 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर एज वेल एज इट इज़ कैपेबल टू डू 2D and 3D ड्राइंग्स ऑफ एनी लेवल ऑफ इंट्रिकेसी। सो इसमें कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं। सिमिलैरिटीज़ ये हैं कि ऑल द सॉफ्टवेयर, ऑल ऑफ दिस वर्जन्स हैविंग सेम कमांड। मतलब फर्स्ट वाले वर्जन में भी हमने लाइन के लिए L यूज़ किया था और आज भी हम लाइन के लिए LE यूज़ करते हैं। तो ऑलमोस्ट डजंट मैटर विच एवर वर्जन और रिलीज यू आर यूजिंग, ऑलमोस्ट द ओल्डर कमांड विल बी सेम फॉर द न्यूअर वन। अ पार्ट ऑफ दैट some new commands will be added in that. ओके, तो आप लोग को इसके लिए बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने तो पुराना वर्जन सीखा था या मेरे पास नया वर्जन आ गया है या मेरे को इंडस्ट्री में नया वर्जन मिल गया, हाउ कैन आई ऑपरेट। यू डेफिनेटली यू कैन ऑपरेट बिकॉज ऑल ऑफ द कमांड्स आर सेम। ओके, सो इसको देखते हैं आगे चल के हमारे पास और क्या है आज। तो आज सबसे पहले ये चीज़ें आप नोट भी कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। ये फंक्शन की होती है AutoCAD में और इसको आप नोट कर लीजिएगा। मगर उसके पहले मैं आपको लेके चलता हूँ AutoCAD विंडो में। ठीक है, तो ये AutoCAD विंडो
और इसके बारे में आज मैं आपको जैसे बता रहा हूँ, पहला मेरा यही पॉइंट है कि GUI ऑटोकैड का जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है उसके बारे में थोड़ी जानकारी दूँ मैं आपको, उसके बारे में थोड़ी सी रूबरू कराऊँ मैं आपको। तो इसको देखने चलते हैं क्या क्या इनके नाम क्या होते हैं, बेसिकली व्हाट वी कैन टेल दिस ऑप्शंस, वो हमको कम से कम मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो आइकन दिख रहा है, इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो इसके बहुत सारे ऑप्शन इसमें आ जाएंगे। दीज ऑप्शंस आर वेरी सिमिलर विच ऑलवेज सोन इन ऑलमोस्ट ऑल द सॉफ्टवेयर, सब में ही लगभग रहते हैं ये। जैसे नया फाइल खोलना है तो न्यू के लिए है, ओपन ऑलरेडी एग्जिस्ट और ऑलरेडी सेव्ड फाइल यू कैन ओपन फ्रॉम हियर। इसमें एक खासियत भी है कि ऑटोडेस्क जो है, ऑटोडेस्क 360 करके एक ऐप है, उसके हेल्प से वो क्लाउड में उनका जो सर्वर है उसमें क्लाउड के थ्रू जो है वहाँ पर आपकी फ़ाइल वहाँ सेव कर सकते हैं, यू कैन कॉल इट फ्रॉम देयर इटसेल्फ। तो ये बहुत अच्छा फैसिलिटी है, आपको आपका पीसी में भी सेव करने की ज़रूरत नहीं है, आप उनके सर्वर में सेव कर ले और बिल्कुल सेफ रहेगा और जब भी आप चाहेंगे उसको कॉल कर सकते हैं। ये ड्राइंग फ्रॉम द क्लाउड। देन यू कैन सेव आफ्टर मेकिंग योर ड्राइंग, you can save as in different formats, like here they have given different types of formats are here. Then you can also publish it, so you can also publish it in different form. So you can directly mail it to anywhere, and we having export option also, DWF, or you can also directly export in the PDF format, means Adobe PDF format. Okay, then you can go to print, you can give print, drawing utilities. Here you can set the units, all about settings before starting the drawing, and here to close the current drawing as well as you can close all the drawing simultaneously by clicking this option. So अब थोड़ा आगे चलते हैं। ये वाला जो एरिया दिख रहा है आपको यहाँ पर ऊपर, ये होम, इंसर्ट, एनोट, लेआउट, ये जो लिखा है इसको टैब्स कहते हैं, टैब्स। ओके, इसके नीचे में जो इसको अगर हम क्लिक करेंगे तो इस सारे टैब्स में कुछ पैनल्स हैं। ठीक है, होम को क्लिक करोगे तो ये पैनल्स आते हैं यहाँ पर। पैनल ये नीचे ड्रॉ है, जैसे ये ड्रॉ एक अलग से पैनल है, मॉडिफाई एक अलग से पैनल है, ये लेयर्स अलग से एक पैनल है। ऐसे ही अलग अलग पर्पस के लिए पैनल्स हर एक टैब्स में अवेलेबल है यहाँ पर। ठीक है, तो होम पे क्लिक करोगे तो ये जैसे टूल्स है, मगर ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही टूल्स है। आप इसको क्लिक करोगे तो इसके नीचे और टूल्स है, और ये भी नहीं है कि सिर्फ इतने ही टूल्स है। टूल्स एक्चुअली में सारे टूल्स यहाँ पे दिखाया नहीं जा सकते, जगह कम है। तो कमांड्स ऑटोकैड में बहुत सारे टूल्स, बहुत सारे हैं। इसमें से कुछ टूल्स जो इम्पोर्टेंट टूल्स है, मोस्ट यूजफुल है, उसको यहाँ पर शो किया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। ये जो एरिया है, इस पूरे एरिया को कहते हैं ड्राइंग एरिया। आप जो भी ड्राइंग बनाएंगे वो इसी एरिया में बनेगा। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कुछ डिटेल दिया हुआ है। ये बता रहा है कि आपको टॉप प्लेन देख रहे हैं, बेसिकली XY प्लेन इज द टॉप प्लेन। तो यहाँ क्लिक करके आप डिफरेंट व्यूज़ किसी भी 3D मॉडल के देख सकते हैं। अभी हम 2D देख रहे हैं, तो मैं इसको और बाद में जब हम 3D देखेंगे तो बताएंगे कैसे डिफरेंट व्यूज़ देख सकते हैं। अभी हम लोग टॉप देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ 2D वायर फ्रेम है, इसी तरह से डिफरेंट डिस्प्ले के लिए ऑप्शन है, जैसे 2D वायर फ्रेम है, कॉन्सेप्चुअल, हिडन, रियलिस्टिक, शेडेड, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ 3D मॉडल को डिफरेंट डिस्प्ले में देखने के लिए। हिडन लाइन को डिस्प्ले नहीं करना है, हिडन है। कॉन्सेप्चुअल मतलब पूरा शेडेड आएगा, शेडेड में थोड़ा कलर चेंज हो जाता है। इसी तरह से अलग अलग ये वायर फ्रेम, तो वायर के फॉर्म में आपका मॉडल दिखेगा, तो आप यहाँ से वो चीज़ कर सकते हो। अभी हमको ज़रूरत नहीं, 2D वायर फ्रेम हमने कर रखा है। यहाँ पर आते हैं, इसको बोलते हैं 3D क्यूब, या आप बोल सकते हैं व्यू क्यूब। ये क्यूब है बेसिकली। अभी आपको स्क्वायर दिख रहा है, ये अभी अब टॉप प्लेन में है। यहाँ से आप देख के यू कैन आइडेंटिफाई दैट यू आर एट द टॉप प्लेन। अगर आप इसको क्लिक करोगे, ये वाला यहाँ देखिए 4 एरोज हैं छोटे छोटे, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप इसके दूसरा व्यू में देख सकते हैं। ऐसा ये रोटेट हो जाएगा। ये फ्रंट प्लेन देख रहे हैं। अभी देखिए XZ हो गया। ठीक है, बिकॉज Z जो उस समय जो था हमारा टॉप में था, तो Z आपके फेस के टुवर्ड्स आ रहा था। इसको और मैं और अच्छे से बताऊंगा। अगर टॉप प्लेन पे ही रहते हुए आपको 360 डिग्री रोटेट करना है, तो आप ये यहाँ पर लेके जाओगे कर्सर, तो ऐसे ही ऐसा ये एरो दिया हुआ है, इस पर क्लिक करने से उसी प्लेन पे ये 360 डिग्री रोटेट हो सकता है। एक बार मैं उस एरो पे, ये क्लॉकवाइज रोटेट हुआ है, इसको क्लिक करोगे तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा।
तो डिफरेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी इसको मेरे को 3D देखना है, 3D व्यू देखना है इसका आइसोमेट्रिक, तो इसके कॉर्नर पे क्लिक करना चाहिए हमको। तो इसके कॉर्नर पे क्लिक करेंगे तो अब देखिए यहाँ पर अब आपको बेटर ये समझ में आएगा, एक्स जा रहा है राइट की तरफ, वाई जा रहा है ऊपर, तो जेड जाएगा आपके फेस के परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड रूल अगर देखा जाए तो आप समझ में आ रहा है आपको, जैसे ये जेड डी दिस वी कैन अंडरस्टैंड बेटर दैट दिस रेड कलर एक्स एक्सिस, this white color is for this green color is for y axis, and this blue color is for z axis. Now you can understand it by left hand rule. You just think that this z is your thumb, this y is your index finger, and this x is your middle finger. So whenever this view is in top form, in the top view, then also you can easily identify by applying this rule that if y is going top and the x is going towards right, that means the z is coming towards you. Okay, you can again see it by doing this. Always remember, this will make you more comfortable to make 3D model. Okay, in this view you can easily identify that you can apply that left hand rule. Okay, so now go further for next topics. Let's make it at the top view only. अब इसमें देखते हैं, ये एक छोटा सा टूल बार यहाँ दिया हुआ है, ये पेन है, इसको क्लिक करके अगर आप यहाँ क्लिक करते हैं लेफ्ट माउस और इसके ऊपर ड्रैग करते हैं तो ये पूरे विंडो को पैन कर रहा है, पूरा विंडो पैन हो रहा है। जब आप ड्राइंग बनाएंगे तो ड्राइंग भी पैन होगा। ठीक है, इसको छोड़ना है तो एस्केप दबाइए तो छूट जाएगा, आपका ये कर्सर आ गया। ऑटोकैड में जो कर्सर है उसको हम क्रॉस हेयर्स कहते हैं, और जनरली ये एक प्लस के साइन का रहता है, क्रॉस प्लस के साइन का रहता है, जैसे भी ये दिख रहा है। ठीक है, नीचे यहाँ जूम का ऑप्शन दिया, जूम एक्सटेंड, जैसे ये बड़ा हो गया है या ज़्यादा आपकी ड्राइंग कहीं बाहर निकल गई और नज़र नहीं आ रहा है, तो अगर आप इसको क्लिक करोगे तो फिट टू द स्क्रीन कर देगा वो, अगर इसको आप क्लिक करिएगा तो। अभी मैं अप्लाई करके दिखाऊंगा आपको ड्राइंग करने के बाद। ठीक है, इसी तरह से यहाँ ऑर्बिट है, रोटेट करने के लिए है, इसमें 3D ऑर्बिट और भी ऑप्शन है, छोटा सा एरो की है, इस पर अगर आप क्लिक करिएगा ऑर्बिट आएगा, फ्री ऑर्बिट है, कंटिन्यूस ऑर्बिट है, अलग अलग रोटेट करने के लिए, पूरे प्लेन को रोटेट करने के लिए वो ऑप्शन दिया हुआ है। स्लो मोशन या एनिमेशन के लिए भी कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसको अपन बाद में देखेंगे। ठीक है, यहाँ आते हैं, ये जो एक बार दिख रहा है, इस छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं, इसको लेफ्ट माउस क्लिक करके होल्ड करके आप ड्रैग भी कर सकते हो, आप कहीं पर भी रख सकते हैं, आप इसको ऊपर भी रख सकते हैं, कहीं भी रख के प्लेस करके इसमें टाइप कर सकते हैं। इसको बेसिकली कमांड प्रॉम्प्ट एरिया कहते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट एरिया ये वही जगह है जहाँ आपको कमांड टाइप करना है, उसके बाद कंप्यूटर आपको यहीं से प्रॉम्प्ट भी करेगा कि व्हाट यू हैव टू डू नेक्स्ट। ठीक है, तो ये आप कहीं भी प्लेस कर सकते हैं ऐसे करके। अभी नए वर्जन्स में ये ऐसा छोटा सा विंडो आ रहा है, पहले वर्जन्स में क्या आता था, ऐसा फुल विंडो आता था, जैसे कि अभी आया। ठीक है, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक कवर अप होता था। अभी इसको आप क्लिक करके आप यू कैन प्लेस इट एनीवेयर, ये अलग से इन लोगों ने फैसिलिटी अभी दिया हम लोगों ने। ठीक है, अगर बाई चांस ये डिलीट हो गया, जैसे ये कभी कभार कोई बच्चे क्लिक कर देते हैं गलती से क्रॉस पे, तो ये डिलीट हो गया। ये क्या बोल रहा है, डू यू वांट टू क्लोज द विंडो, अगर मान लीजिए यस कर देते हैं, डिलीट हो गया, तो वापस लाने के लिए क्या है, वहाँ पर दिया था, आपने देखा भी होगा, लिखा था Ctrl+9। अगर आप क्लिक करेंगे तो वापस ये कमांड लाइन, ये कमांड प्रॉम्प्ट एरिया आपको दिखाई देने लग जाएगा। ठीक है, अब नीचे आते हैं, यहाँ पर देखिए जैसे मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ स्क्रीन पे, तो यहाँ पर ये वैल्यूज चेंज हो रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ कर्सर मूव कर रहा हूँ, देखो XY में चेंज हो रहा है, Z में नहीं हो रहा, क्योंकि ये सिर्फ एक ही प्लेन पे मूव हो रहा है, वो है XY प्लेन, जिसको हम टॉप प्लेन भी कहते हैं। ठीक है, इसके बगल में आते हैं, दिस एरिया, ये दिस ऑल एरिया इज नोन एज स्टेटस बार एरिया। यहाँ से लेके यहाँ तक ये स्टेटस बार है। आपको क्या सेटिंग रखनी है, स्टेटस कैसा होना चाहिए किसी चीज़ का, इसमें वर्क करने के लिए, इसके बारे में डिफरेंट सेटिंग्स दी हुई है इसमें, जैसे इन्फर कॉन्स्टेंट्स
इन्फर कॉन्स्टेंट्स एक ऐसा टूल है जिसमें कि आप लोग किसी भी ज्योमेट्री पर आप रूल अप्लाई कर सकते हैं, कॉन्स्टेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। जैसे दो लाइन किसी को परपेंडिकुलर बनाना है तो अगर ये ऑन है और आपने परपेंडिकुलर लाइन बनाई है तो उसमें रूल अप्लाई कर देगा, दोनों के बीच में परपेंडिकुलर रिलेशन आ जाएगा। देन हॉरिजेंटल कर सकते हैं किसी लाइन को, टेंजेंट सर्कल और लाइन को बना देंगे अगर, तो जब तक उस कांस्टेंट को डिलीट नहीं करेंगे वो सर्कल और लाइन टेंजेंट ही रहेगा। इसको और बाद में अच्छे से देखेंगे। यहाँ पर स्नैप का ऑप्शन है, स्नैप ऑन करके ग्रिड ऑन करके आप ग्रिड का यूज़ करके ग्रिड के डॉट्स, ये जो इंटरसेक्शन है, स्नैप और ग्रिड जो है दोनों एक दूसरे के कंजक्शन में यूज़ होते हैं, एक दूसरे के साथ ही यूज़ होते हैं, एक दूसरे के बिना कोई काम का नहीं है। ठीक है, तो दोनों को ऑन करेंगे तभी ग्रिड का भी यूज़फुलनेस या उसका यूज़ उठा सकते हैं आप। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर ग्रिड को मैं ऑफ कर देता हूँ, इसको क्लिक करके ये बंद हो जाएगा। स्नैप को भी मैं क्लिक करके बंद कर देता हूँ। ठीक है, स्नैप क्या है, अपने को जंप कर करके चलता है, ये जो कर्सर है उसको जंप करा के चलाना है तो उसके लिए स्नैप है। नेक्स्ट ऑर्थो मोड, अगर ऑर्थो मोड ऑन है तो आपकी लाइन स्ट्रेट ही बनेगी। जैसे ऑर्थो मोड मैंने ऑन कर दिया, ठीक है, और लाइन अगर मैं बनाता हूँ ऐसा तो ये स्ट्रेट लाइन ही बनेगी, हॉरिजॉन्टल बनेगी नहीं तो वर्टिकली बनेगी। ठीक है, ये एक ऑप्शन है, इसको और बाद में अच्छे से देखेंगे। पोलर ट्रैकिंग, पोलर ट्रैकिंग अगर ऑन है तो यहाँ पर आपकी जो लाइन बनती है इसमें आप देखिए एक पर्टिकुलर एक जगह पर वो एक ग्रीन कलर की लाइन आ रही है, देख रहे हैं आप, ग्रीन कलर 0 डिग्री में आई, फिर ऊपर आते हैं धीरे से, यहाँ पर देखिए एक पर्टिकुलर एंगल 45 डिग्री में आई, फिर 90 में आई, फिर ये 135 डिग्री में आई, मतलब 45 डिग्री में पोलर ट्रैकिंग का सेटिंग है। इस सेटिंग को भी आप यहाँ से जाके चेक कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। देखिए 45 डिग्री सेट है, यहाँ से इसको भी सेट कर सकते हैं और कस्टमाइज भी कर सकते हैं, इसके अंदर जाके चेंज कर सकते हैं। ये है अपना स्नैप, ऑब्जेक्ट स्नैप ऑप्शन, इसको मैं बंद कर देता हूँ। ये ऑब्जेक्ट स्नैप है। ऑब्जेक्ट स्नैप मतलब अगर आप लाइन बना चुके हैं कोई सी और इस लाइन के मिड से अगर सर्कल बनाना है, इसके मिड पॉइंट से सर्कल को ड्रॉ करना है, तो मैं सर्कल जैसे बनाता हूँ तो इसका मिड पॉइंट पे देखिए ट्रायंगल हाईलाइट हो गया। और अगर मैं यहाँ पर अगर सर्कल को जो है मेरे को इसके एंड पे बनाना है तो मैं यहाँ जैसे कर्सर लेके आऊँगा, यहाँ तो एंड पे हाईलाइट हो रहा है, छोटा सा एक बॉक्स बन रहा है, एंड पॉइंट लिखा के भी आ रहा है, मेंशन भी हो रहा है, यहाँ दिख रहा है आपको छोटा सा एक बॉक्स आ रहा है। अगर मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ मिड पे आके ट्रायंगल आने के बाद तो सेंटर से ही सर्कल ये बनाने लग जाएगा। तो ये हमको हेल्प करता है किसी और ज्योमेट्री के ऊपर स्नैप करके दूसरी एक ज्योमेट्री बनानी है, उसके एंड पॉइंट पे, मिड पॉइंट पे, और भी इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसको राइट माउस क्लिक करके अगर आप जाएंगे सेटिंग्स में तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो है एंड पॉइंट अगर स्नैप करना तो ये ऑन होना चाहिए, मिड पॉइंट स्नैप करना तो ये ऑन होना चाहिए, क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, टेंजेंट ऑफ सर्कल, लाइक दैट। इसमें आप जाके चेक कर सकते हैं। इस पर क्या करना, राइट माउस क्लिक करोगे जब तो सेटिंग्स आएगा, सेटिंग्स में जाके जो चीज़ आपको स्नैप करनी है उसको आपको ऑन करना चाहिए। इसको ओके कर लेते हैं। इसी तरह से 3D ऑब्जेक्ट स्नैप भी है, 3D के भी वर्टेक्स, फेस सेंटर, ये सारे पॉइंट्स अगर आपको स्नैप करना है ड्राइंग करते समय तो ये ऑन होना चाहिए। ठीक है, 3D ऑब्जेक्ट स्नैप को मैं अभी इसको ऑफ कर देता हूँ। 3D ऑब्जेक्ट स्नैप को अभी मैं ऑफ कर देता हूँ क्योंकि हम लोग अभी 2D में स्टार्ट करेंगे जब, तो इसको ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, जो चीज़ चाहिए उसको ऑन कर लीजिए, बाकी को आप ऑफ कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट स्नैप एक ज़रूरी है, इसको ऑन होना चाहिए इनिशियली, शुरुआत में ही। अगर स्ट्रेट लाइन बनानी तो ऑर्थो या फिर पोलर में बनाना है, किसी एंगल पे बनाना है तो पोलर ट्रैकिंग ऑन होना चाहिए। अब आगे चलते हैं, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। जैसे ये ऑब्जेक्ट स्नैप के लिए ऑप्शन था ये वाला, जिसमें कि हम लोग अगर ऑन है तो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को उसके मिड या एंड पॉइंट से बना सकते थे, मगर ये ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग हमको फैसिलिटी देता है। जैसे कि हम सर्कल बनाने जा रहे हैं, ठीक है, और मैं इसको इसके एंड पॉइंट को ट्रेस करके यहाँ स्ट्रेट से बनाना चाहता हूँ। देखिए, देखा आपने, ये स्ट्रेट लाइन आया ग्रीन कलर का, ये ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग ऑप्शन ऑन है इसीलिए आया। अगर जैसे मैं इसको ऑफ कर देता हूँ और यहाँ आता हूँ, अब देखिए, अब ऊपर जाता हूँ, देखिए वो ग्रीन लाइन नहीं आ रहा, मतलब किसी स्नैप पॉइंट, ऑब्जेक्ट स्नैप पॉइंट को भी हम ट्रैक करके कहीं और पर भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, इसको भी ऑन रख देते हैं क्योंकि ये अच्छा है, हमारी हेल्प करता है ये। तो यहाँ पर है डायनेमिक यूसीएस। डायनेमिक यूसीएस ऑप्शन में आपको और आगे जो बताऊँगा 3D मॉडलिंग बताऊँगा और एडवांस टूल जब बताऊँगा तो उसको अप्लाई करके बताऊँगा। हाउ ऑटोमेटिकली द ओरिएंटेशन ऑफ द यूसीएस चेंजेस अकॉर्डिंग टू द मॉडल।
ठीक है, नहीं तो हमको मैनुअली करना पड़ता है। अगर ये टूल ऑन रहे तो ये हमको फैसिलिटी देता है कि सॉफ्टवेयर खुद ही समझ जाता है कि यूसीएस को कैसा ओरिएंट करना है, रोटेट करना है। ठीक है, ये ऑन नहीं भी रहे तो भी चलेगा अभी इनिशियली। इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। डायनेमिक यूसीएस, डायनेमिक इनपुट ऑप्शन अगर ऑन है तो जो भी चीज़ आप टाइप करेंगे, जैसे मैंने एस्केप किया, यहाँ कोई भी चीज़ टाइप करेंगे तो ये ऊपर पहले टाइप होगा, और साथ में इसमें डिफरेंट सारे, जैसे मैंने एल टाइप किया तो एल से जितने भी कमांड से इसमें दिखाए गए यहाँ पर, ठीक है, और एंटर करोगे तो वो यहाँ पर आ जाएगा, कमांड प्रॉम्प्ट एरिया में वापस आ जाएगा। तो ये बहुत काम का है। मैं आपको और इसकी यूजेस बताऊंगा आगे चल के। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब हम इसको ड्राइंग करते हैं तो भी बहुत हेल्प करता है हमको। तो इसको ये ऑन रहना चाहिए। इसको ऑन बिफोर स्टार्टिंग योर ड्राइंग यू मेक एंश्योर दैट these option, at least these option must be turn on in your status bar area। तो ये हरदम ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो आगे चलते हैं। यहाँ पर ये शो एंड हाइड लाइनमेट है। इसमें आपको क्या है, अगर ये ऑन है, देखिए जैसे यहाँ पे सेटिंग्स दिया हुआ है, अभी मैं आपको ब्रीफ बता रहा हूँ, है ना। बेसिकली एक जनरल आइडिया होना चाहिए। इससे दोस्ती करना ज़रूरी है। जिस सॉफ्टवेयर से हम खेलने वाले हैं, जिस सॉफ्टवेयर से हम ड्राइंग बनाने वाले हैं, आगे तक जाने वाले हैं, तो उसके बाद उससे थोड़ी सी दोस्ती कर लेनी ज़रूरी है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बाद में इसको आप मैं बहुत अच्छे से बताऊँगा एकदम डिटेल में, एकदम ये ब्रीफ आइडिया, दिस इज़ वेरी ब्रीफ। ठीक है, तो इसको आप क्लिक करेंगे जैसे, तो यहाँ पर ये 0.30 जैसे है, इसको क्लिक किया, ठीक है, मतलब थिकनेस 0.30 mm का ये लाइन बनेगा जिससे मैंने ड्रॉ किया। तो ये लाइन जो है आपको दिख रहा होगा, ये नहीं दिख रहा है, ये नॉर्मल है, इसके बराबर ही थिकनेस दिख रहा है। तो जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे तो ही उसको ओरिजिनल थिकनेस दिखाएगा। तो लाइनमेट को थिकनेस को ये ऑन करके देख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ ट्रांसपेरेंसी का है, इसमें सेटिंग दिया रहता है, किसी लाइन को ट्रांसपेरेंट सेट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो उसको फॉर द टाइम बिंग ट्रांसपेरेंट कर दें थोड़ा, और नहीं तो उसको एज इट इज़ और जो उसका नॉर्मल है उसमें भी शो कर सकते हैं। ये भी मैं आपको अच्छे से आगे चल के बताऊंगा। इसको क्लिक करते हैं, क्विक प्रॉपर्टीज़ अगर ऑन है तो किसी ऑब्जेक्ट पे एक बार भी क्लिक करोगे तो छोटा सा एक मैजिक बॉक्स आ जाएगा, उसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल रहेंगे इसमें, जैसे कि उसका कलर, उसका लेयर कौन सा यूज़ हुआ है, ये सब टाइप ऑफ, ये सब सेटिंग इसमें दिया रहता है। जैसे मैंने सर्कल पे एक बार क्लिक किया तो इसके बारे में थोड़े बहुत डिटेल आ जाएंगे कि सेंटर ऑफ सर्कल कहाँ पर है, एक्स और वाई में रेडियस कितना है, सरकमफ्रेंस कितना है, एरिया कितना है, थोड़ा बहुत डिटेल इसमें दे देता है। तो ये आपके ऊपर है, अगर आपको ज़रूरत है इसकी तो आप इसको ऑन रख सकते हैं, अदरवाइज यू कैन टर्न इट ऑफ। सिलेक्शन साइक्लिंग, ये भी बहुत यूज़फुल टूल है आपके ऑटोकैड में। जैसे आपको इसका यू हैव टू ड्रॉ समथिंग हियर, ओके, तो आप जैसे लाइन टूल लेके गए, ठीक है, आपने लाइन टूल लेके गए, या फिर आप आइडियली बिना लाइन टूल के भी अगर सीधा इसके ऊपर ऐसे कर्सर लेके जाओगे इसके इंटरसेक्शन पे, ये सर्कल और लाइन के, तो देखिए छोटे से 2 बॉक्सेस आ गए, एक के ऊपर एक ओवरलैप वाला ब्लू कलर का, यही एग्जैक्ट कर्सर के पास। वो ये आपको हेल्प करता है, सिलेक्शन साइक्लिंग जो है आपको हेल्प करता है कि एग्जैक्टली आपको कौन सा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे अब मैं यहाँ भी जैसे ही बॉक्स आया है, अगर मैं क्लिक करूँगा तो इट विल गिव यू ऑप्शन that there is a possibility to select 2 objects at that point, circle और लाइन। तो जिसको भी चाहिए वहाँ पर कर्सर ले जाके आप क्लिक करोगे तो वो चीज़ सेलेक्ट हो जाती है। तो ये हमारे फैसिलिटी के लिए, कई बार क्या होता है ड्राइंग बहुत इंट्रिकेट होती है, तो आप सेलेक्ट करना किसी और को चाहते हैं और सेलेक्ट कुछ और हो जाता है। तो अगर ये ऑन रहेगा तो आपको ईजिली सिलेक्शन में ईजिली जो है आप किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करके उसको डिलीट कर सकते हैं या फिर मूव कर सकते हैं। सिलेक्शन के लिए काफ़ी हेल्प करता है ये भी टूल आपको। ये बहुत बेहतरीन टूल्स हैं ये सारे जो हमारे फैसिलिटी के लिए दी हुई है। अगर इसका यूज़ हमको अच्छे से पता चल जाए तो हमारी ड्राइंग जो है बहुत एफिशिएंट हो जाएगा और ईजी हो जाएगा। ठीक है, इसको देखते हैं एनोटेशन मॉनिटर। देखिए एनोटेशन मॉनिटर के लिए मैंने ये आपको एक फिगर बना दिया है यहाँ पर, ताकि इससे आसानी से हमको समझ में आ जाए कि ये एनोटेशन मॉनिटर काम क्या करता है। फॉर एग्जांपल ये एक एलिवेशन व्यू एक बिल्डिंग का और ये इसका विंडो है। तो इसको अगर मैं डायमेंशनिंग करता हूँ, देख लीजिए, जैसे मैंने डिम लीनियर कमांड यूज़ करके इस पॉइंट को यहाँ से ये मैंने डायमेंशनिंग किया। ठीक है, अब मेरे को बाद में अगर ये विंडो यहाँ से मेरे को डिलीट करना पड़ गया और अगर ये ऑन है, जैसे मैं इसको डिलीट किया, ठीक है, डिलीट कर देता हूँ, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर ये एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा
ये दिखाएगा, इट विल शो इंडिकेट दैट दिस द फिगर एसोसिएटेड विद दिस डायमेंशन इज गेट डिलीटेड। ठीक है, वो डिलीट हो चुका है, ये हमको इंडिकेट करता है। तो आप या तो इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए, और अगर इस डायमेंशन को किसी और से एसोसिएट करना है, जैसे इससे इस डायमेंशन को एसोसिएट करना है, एक्सटेंशन लाइन यहाँ आना चाहिए, इसके लिए इसको राइट माउस क्लिक करिए, एसोसिएट करने के राइट माउस रीएसोसिएट में इसको पकड़ के आप यहाँ ले जाके रख सकते हैं, और इसको भी ऐसे पकड़ के स्नैप करके ऐसा रख सकते हैं। तो यू कैन एसोसिएट एनी डायमेंशन विद एनी अदर डायमेंशन ऑल्सो। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टेटस बार एरिया। टुडेज नेक्स्ट टॉपिक, इसके लिए हम चलते हैं प्रेजेंटेशन देखने। तो प्रेजेंटेशन में आज का नेक्स्ट टॉपिक है सेटिंग ड्राइंग एरिया एंड यूनिट्स। ठीक है, सेटिंग ड्राइंग एरिया एंड यूनिट्स में 2 ही 3 कमांड्स हैं, जिसको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिए। बहुत यूज़फुल कमांड है, जिसमें पहला कमांड जो है वो है आपका लिमिट्स। ठीक है, पहला कमांड आपका लिमिट्स है। द फर्स्ट कमांड इज लिमिट्स, LIMITS। ठीक है, लिमिट्स करता क्या है, लिमिट्स से क्या होता है। लिमिट्स कमांड हमको सबसे पहले ऑटोकैड ओपन करने के बाद, ये सारी सेटिंग करने के बाद लिमिट्स कमांड टाइप करना है यहाँ के। तो अगर डायनेमिक इनपुट ऑप्शन ऑन है तो मैं कहीं पे भी टाइप करूँ आएगा वहीं पर। जैसे मैंने लिमिट्स टाइप किया, जैसे LIM भी किया तो ये अपने आप शो कर देता है। तो इसको आप क्लिक करेंगे, एंटर किया मैंने। ठीक है, तो लिमिट्स क्लिक किया तो यहाँ पर स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर का आया है। अब ये क्या है एक्चुअली, इसके लिए मैं थोड़ा आपको नोट्स में लेके चलता हूँ। नोट्स में लिमिट्स में एक्चुअली व्हाट इज लिमिट। लिमिट कमांड इज यूज टू सेट द साइज ऑफ ड्राइंग एरिया इन रेस्पेक्ट टू WCS। ठीक है, ड्राइंग एरिया जिस पे आपको वर्क करना है उसका साइज सेट करने के लिए यूज में आता है। अकॉर्डिंग टू इन रेस्पेक्ट टू WCS, दिस इज द WCS यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम और वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसके रेस्पेक्ट में जो रेक्टेंगुलर ड्राइंग एरिया है वो कितना बड़ा है और कहाँ प्लेस करना है। ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में। तो अभी पहले बोल रहा है स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ दैट ड्राइंग एरिया। ये मेरा इमेजिनरी ड्राइंग एरिया है, इसका लोअर लेफ्ट कॉर्नर अगर मैं 0,0 करता हूँ तो इस इमेजिनरी रेक्टेंगुलर ड्राइंग एरिया का लोअर लेफ्ट जो है 0,0 UCS पे एकदम कोइंसाइड कर जाएगा। तो मैं यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट 0,0 दिया है, एंटर करेंगे वो वैल्यू ले लेगा। स्पेसिफाई अपर राइट कॉर्नर, अपर राइट कॉर्नर मतलब ये वाला जो कॉर्नर है इसके रेस्पेक्ट में कहाँ पे रहेगा। तो ये डिपेंड करता है, ये वैल्यू डिपेंड करता है ड्राइंग के साइज पे। फॉर एग्जांपल अगर आपको 200 का स्क्वायर बनाना है तो डेफिनेटली आपका साइज जो है ड्राइंग एरिया का वो 200 से ज़्यादा होना चाहिए, 220, 250, मे बी 300। तो उसके आसपास उससे थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए इसका वैल्यू। ठीक है, ड्राइंग से ड्राइंग बनानी है उससे बड़ा साइज होना चाहिए। तो अपर राइट जैसे मैंने स्क्वायर बनाना है मेरे को इस ड्राइंग एरिया में 200 का, तो अपर राइट 250, किया है। वापस चलते हैं ऑटोकैड पे। तो अपर राइट कॉर्नर जो है वो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ 250, अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट कमांड हमको जैसे ही हम लिमिट सेट करते हैं उसके बाद हमको सेट करना है यूनिट्स। ठीक है, यूनिट कौन सी यूनिट में आप काम करने वाले, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है, आप सेंटीमीटर में काम करना चाहते हैं, मीटर में, मिलीमीटर में, किलोमीटर में, इन विच यूनिट यू वांट टू डू वर्क, तो इस यूनिट की सेटिंग भी इसके अंदर हमको करना पड़ता है। देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट्स यू कैन सेट हियर। नाउ इस यूनिट कमांड के अंदर आपको प्रिसीजन वैल्यू भी सेट करना है, प्रिसीजन वैल्यू भी सेट करना है। प्रिसीजन कितने डेसिमल के प्लेसेस तक आप अपनी वैल्यू इनपुट देने वाले हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी जो वैल्यू है वो है 2.562, ठीक है, मतलब 3 डेसिमल प्लेसेस तक, तो आपका 3 डेसिमल प्लेसेस ये सेट होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपने 4 डेसिमल प्लेसेस तक कोई वैल्यू इनपुट दिया तो नहीं लेगा, वो 3 ही तक लेगा। ठीक है, ये सेटिंग भी देख सकते हैं। और यहाँ टाइप ऑफ लेंथ इनपुट, कौन सा फॉर्मेट में आपको इनपुट करना है, 2.1, 3.1, 4 लाइक दिस डेसिमल फॉर्मेट। आर्किटेक्चरल मीन्स दिस, इन फ्रैक्शन, इंजीनियरिंग मीन्स it or by default take decimal as well as inches is the unit. Fractional means directly fractional 1 into 1/2, scientific 1.5, e denotes for 10, plus 0 to मतलब 10 raised to 2, 1.5 into 10 raised to 2,
ठीक है। तो आपको कौन से फॉर्मेट में, आप कौन से फील्ड के हैं, कौन से फॉर्मेट में इनपुट करने वाले हैं, इसको देखते हुए आपको इसको सेटिंग करना है। चलिए देखते हैं। हम लोग तो मैकेनिकल वाले हैं, तो मैकेनिकल वाले अगर बच्चे बैठे तो मैकेनिकल का यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज सिविल वाले हैं तो सिविल की सेटिंग कर सकते हैं। मैं मैकेनिकल का करके दिखाता हूँ। यूनिट्स के लिए UN एंटर कर सकते हैं आप। UN एंटर इज अ कमांड। तो यहाँ पर ये है डेसिमल टाइप, ये वही टाइप है आर्किटेक्चरल, डेसिमल, इंजीनियरिंग, फ्रैक्शनल, साइंटिफिक, कौन सा चाहिए वो ले सकते हैं। हम डेसिमल ले लेते हैं, ठीक है। प्रिसीजन कितने डेसिमल तक, तो मैं इसको एग्जांपल के लिए 2 ले लेता हूँ। यूनिट में ले लेता हूँ मिलीमीटर, विच इज़ यूजुअली वी आर यूजिंग मैकेनिकल फील्ड। अब यहाँ देखिए एंगल में भी आपके डिफरेंट यूनिट सेट है, ठीक है, डिग्री, मिनट, सेकंड, लाइक दैट। मैं इसको ये रहने देता हूँ। प्रिसीजन भी आप इसको वेरी कर सकते हैं, प्रिसीजन भी आप इसको यहाँ से वेरी कर सकते हैं, ठीक है। क्लॉकवाइज बाय डिफॉल्ट जो है सारे एंगल एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। 0 राइट साइड जाता है, 90 ऊपर जाता है, लेफ्ट साइड 180 जाता है, नीचे 270 जाता है। अगर आप क्लॉकवाइज जो है इसको ऑन कर दोगे तो क्लॉकवाइज वो कैलकुलेशन होगा। 0 हॉरिजॉन्टल जाएगा, नीचे 90 जाएगा, लेफ्ट साइड 180 जाएगा, ऊपर 270 जाएगा। तो ये बाय डिफॉल्ट अगर रहने देना है तो अनचेक रहने दो। अगर इसको चेंज करना है क्लॉकवाइज में तो इसको चेकड करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर लाइटिंग का दिया है इंटरनेशनल, अमेरिकन, जेनरिक, इसको हम इंटरनेशनली बाय डिफॉल्ट रहने देते हैं। इसका यूसेज और आगे चल के आपको अच्छे से बताऊंगा। इसको ओके करते हैं। यहाँ डायरेक्शन में भी और अच्छे से जब जरूरत पड़ेगी मैं आपको इन चीज़ों को भी बताऊंगा। अभी इसको ओके करते हैं। ओके किया, सेटिंग हो गई। अब सेटिंग हो गई, अब हम चाहते हैं कि जो हमने चेंजेस किया है, हमने ड्राइंग लिमिट एरिया सेट किया है, वो लिमिट एरिया जो है वो आपका हो सकता है कि एक छोटे से एरिया यहीं पर कवर अप हो रहा हो या वो स्क्रीन के बाहर भी जा रहा हो। तो फुल टू द स्क्रीन, फिट टू द स्क्रीन लाने के लिए आप यहीं पे रह के मिडिल माउस 2 बार क्लिक करिए। 2 बार मिडिल माउस क्लिक करने का मतलब जूम एक्सटेंड, पूरा स्क्रीन सेट हो जाएगा। नहीं तो यहाँ पर भी आके आप क्लिक कर सकते हैं जूम एक्सटेंड्स, ठीक है। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, Z टाइप करें, Z टाइप करके एंटर करेंगे तो जूम का पूरे ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पर आप ऑल भी कर सकते हो, एक्सटेंड्स भी कर सकते हो बाहर वाली चीज़ों को अंदर लाने के लिए, या फिट टू द स्क्रीन करने के लिए आपका लिमिट एरिया को। तो ए एंटर कर देता हूँ तो जितनी भी चीज़ें आपने सेट की है लिमिट्स, जहाँ तक वो फुल फिट टू द स्क्रीन आपको नज़र आ रहा होगा। और ये बहुत ज़रूरी है कि आपको कोई भी लिमिट्स या यूनिट सेट करने के बाद, कोई भी काम करने के बाद Z एंटर करके ए एंटर करना है। मेक अ हैबिट, बिकॉज इट विल रिफ्रेश, ये कुछ रिफ्रेश जैसा करता है, पूरी सेट करता है आपकी स्क्रीन को आपके वर्किंग ड्राइंग एरिया और ड्राइंग लिमिट के अकॉर्डिंग। तो ये करते रहिएगा बीच में, Z एंटर, ए एंटर। ये अच्छी एक प्रोसेस है, एक अच्छी हैबिट है ड्राइंग ऑटोकैड में करने के लिए। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा है वो बेसिकली मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है, एरिया और यूनिट सेट करना बता दिया है, सेटिंग बता दिया है। अब इंट्रोडक्शन अबाउट कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो बेसिकली हम लोग ऑटोकैड में कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करते हैं, उसके बारे में आपको कुछ डिटेल बताता हूँ, ठीक है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम सबको मालूम होगा, जिसने जो बेसिकली इनका जिन्होंने फर्स्ट ईयर में ऑटोकैड, फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो सब्जेक्ट है, या 11th-12th में भी कार्टेशियन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आता है, इसको थोड़ा सा अपन रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये आप लोगों के लिए मैंने नोट्स तैयार करके रखा है, और किसी को ये नोट चाहिए होगा तो मेरे को मेल कर सकता है, मैं उसको ये नोट उसको सॉफ्ट कॉपी में मैं आपको सेंड कर दूँगा, ठीक है, ताकि आप लोग आगे के लिए भी इसको एक सेव करके रख सकते हैं। नहीं तो आपका अगर एग्ज़ाम है तो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज़ ऑन बाय डिज़ाइन सेंटर ओनली, दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ डिज़ाइन सेंटर। तो इसको संभाल के रखिएगा, किसी और को ना दीजिएगा, जो ज़रूरतमंद हो वो ले सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं आगे इसको देखने के लिए। इन द अबव मेंशन्ड सब कमांड टाइप्स एंटर, ओके। सॉरी, बेसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में 2 टाइप है, एब्सोल्यूट सिस्टम एंड रिलेटिव सिस्टम। पहले कार्टेशियन समझते हैं। कार्टेशियन मतलब किसी भी पॉइंट का पोजीशन हम एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एंड वर्टिकल डायरेक्शन में, और परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन में दे सकते हैं, ठीक है। अब इसमें ये 2 और कौन से है भाई, 2 और कौन से टाइप इन लोगों ने मॉडिफाई किया है, स्पेसिफाई, क्लासिफाई किया है। ये क्लासिफिकेशन है, इसमें आप देख सकते हैं। पहला वाला जो देख रहे हैं हम लोग, एब्सोल्यूट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम देख रहे हैं। एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट कार्टेशियन के रेस्पेक्ट में क्या है, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब द ऑरिजिन विल बी सेम, मीन्स
टू टेक द मेजरमेंट ऑफ एवरी पॉइंट द ऑरिजिन विल बी द सेम ओनली दिस 0 0। ऑटोकैड में ये जो WCS है ये 0 0 है, दिस इज द ऑरिजिन ऑफ होल स्क्रीन। तो कोई भी ड्राइंग अगर हम बनाए एब्सोल्यूट में तो उनकी मेजरमेंट, उनकी डिस्टेंस इसको 0 मान की ली जाती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे ये पॉइंट है, दिस पॉइंट, अगर इस पॉइंट का हमको कोऑर्डिनेट बताना है, ऑटोकैड पे स्पेसिफाई करना है, तो यहाँ से जो है इसका कोऑर्डिनेट होगा x में 4.1 और y में 0। देन इसमें इसका होगा x में 4.7 और y में 2.2, क्योंकि यहाँ से y डायरेक्शन में इसका पोजीशन जो है 2.2 है। इसका कोऑर्डिनेट होगा यहाँ से 7 x डायरेक्शन में इस ओरिजिन से, और इसी ओरिजिन से y डायरेक्शन में 2.2। देन इस पॉइंट का यहाँ से डिस्टेंस होगा इस ओरिजिन से 7 एंड y डायरेक्शन में 5। मतलब सारे पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ से हम कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई करें तो दैट इज नोन एज एब्सोल्यूट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, इस सारे पॉइंट का, जैसे इसका जो है इसका x में 0 होगा एंड y में 7 होगा, इसका जो है x में 2.2 होगा इसके रेस्पेक्ट में, और y का जो वैल्यू 7 होगा इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। अब देखते हैं नेक्स्ट जो है रिलेटिव कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, रिलेटिव सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। रिलेटिव सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में द लास्ट पॉइंट ऑफ द previous geometry will be the origin point for the next geometry. The simple definition of this is the last point of the previous geometry is the origin point for the next geometry. तो जैसे इस पॉइंट के लिए ये 0 0 है, मतलब यहाँ से अगर मैं गया तो ये पॉइंट के लिए ये 0 0, मतलब x में 4.1 इसका कोऑर्डिनेट वैल्यू हो जाएगा और y 0। देन यहाँ अगर हम आए तो इसको अगर देखें तो ये 0 हो गया, दिस पॉइंट बिकम 0 फॉर दिस। ठीक है, ये ओरिजिन नहीं रह गया, अब ओरिजिन ये पॉइंट हो गया प्रीवियस पॉइंट। तो अब इसका जैसे हमको कोऑर्डिनेट देना ना तो इसके रेस्पेक्ट में देना। ठीक है, तो x वैल्यू इसमें दिया हुआ है जैसे 0.6, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस 0.6 है, इसका x वैल्यू 0.6 हो जाएगा, इसका x वैल्यू जो है वो 0.6 हो जाएगा। एंड y वैल्यू जो है आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इसकी y वैल्यू यहाँ से कितना होगा। ठीक है, इसके लिए आपको इसमें ड्राइंग में अगर डायमेंशन दिया है तो ठीक है, नहीं तो आपको इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, यहाँ से हम देख लेते हैं बोथ द ड्राइंग्स आर सेम। ये 7 है पूरा, ठीक है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ही 7 है, और ये 2.2 है, ये 2 है, मतलब 4.8, 7 माइनस 4.8, तो ये हो गया 2.2। मतलब यहाँ से इसकी जो y डायरेक्शन में इसकी कोऑर्डिनेट, y की जो कोऑर्डिनेट है इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में 2.2 है, मतलब x में 0.6 इसकी कोऑर्डिनेट वैल्यू हो गई और y जो है 2.2 हो गया। फिर आगे चलते हैं, x में इसकी वैल्यू 2.3 हो गई और y 0 हो गया, क्योंकि ये 0 ओरिजिन है। ठीक है, ये 0 ओरिजिन है, इसका मतलब ये यहाँ पर इसकी x वैल्यू 2.3 जो है लिखा है और y 0 हो जाएगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए y 0 रहता ही है रिलेटिव लास्ट ओरिजिन से, और वर्टिकल लाइन के लिए x जो है 0 रहता है। ठीक है, यहाँ चलते हैं, x वैल्यू इसकी x वैल्यू इसकी 0 है, y वैल्यू 2.8 है, इसकी x वैल्यू -4.8 है, क्योंकि ये माइनस डायरेक्शन में जा रहा है अगर इसको मैं ओरिजिन मानूँ, इस पॉइंट को ओरिजिन मानूँ तो, और y जो है इसकी वैल्यू 2 है। देन x -2.2 है, y वैल्यू जो है वो 0 है। देन यहाँ से नीचे आते हैं हम, अगर यहाँ इसके रेस्पेक्ट में इसकी पॉइंट का अगर हम पूछें तो x जो इसका 0 होगा, ठीक है, और y वैल्यू जो है वो -7 होगी। ठीक है, क्योंकि माइनस डायरेक्शन होगा। तो ये बेसिक एक आइडिया दिया है मैंने आपको कि बेसिकली हमको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एब्सोल्यूट और रिलेटिव हम किसी ड्राइंग को बनाएंगे तो हमको कैसे सोचना है। अब इसका सिंटेक्स के बारे में मैं आपको और अच्छे से अप्लाई करके बताऊंगा। ऑटोकैड में अगर आपको एब्सोल्यूट कार्टेशियन में वर्क करना है तो ये ऐसा हैशटैग अगर आप अप्लाई करके 2 वैल्यू टाइप करोगे, जैसे 45, 20 किया तो इसको एब्सोल्यूट कार्टेशियन लेगा। ठीक है, और यहाँ पर @ लगाएंगे तो रिलेटिव कार्टेशियन लेगा। अब चलते हैं पोलर की तरफ। पोलर में भी जो एब्सोल्यूट पोलर और रिलेटिव पोलर हो सकता है। अगेन एब्सोल्यूट मतलब दिस सिंगल ओरिजिन विल बी एक्ट एज डेटम फॉर ऑल द पॉइंट ऑफ द ज्योमेट्री। ठीक है, और पोलर रिलेटिव जो है इसका मतलब पिछले पॉइंट से वो ओरिजिन लेगा, वहाँ से मेजरमेंट लेगा, वहीं से एंगल भी लेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए जैसे ये 0 है तो यहाँ से अगर हम चलते हैं, यहाँ 5 डिग्री ये दिया है और ये जो है लेंथ 21 दिया, मतलब यहाँ से इसकी डिस्टेंस
पोलर सबको मालूम है, डिस्टेंस एंड एंगल, मतलब यहाँ से डायरेक्ट डिस्टेंस, यहाँ से जो डायरेक्ट डिस्टेंस है वो 21 और एंगल हॉरिजेंटल से जो है 5 है। मतलब इसको अगर मैं वैल्यू यहाँ लिखूँ तो कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 21, ठीक है, 21 लेस देन 5 डिग्री। ये इसका सिंटेक्स से लिखने का तरीका है। हैशटैग एब्सोल्यूट के लिए अगेन दिस इज द लेंथ वैल्यू, डिस्टेंस वैल्यू एंड दिस द एंगल वैल्यू, ठीक है। एंगल के लिए लेस देन टाइप करके अगर करोगे तो पोलर समझ जाता है वो, अगर इस लेस देन, ओके ठीक है। आगे चलते हैं। तो मतलब अगर यहाँ पर ये वैल्यू यहाँ पुट करूँ तो यहाँ हैशटैग 21 लेस देन 5 डिग्री आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से यहाँ आना है, जैसे इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आना है, तो यहाँ पर अगर हम यहाँ से यहाँ आना है, इसका मतलब इस पॉइंट का पहले मेरे को यहाँ से डिस्टेंस निकालना होगा एब्सोल्यूट में देने के लिए। तो ये दिया हुआ 15, इस ओरिजिन, इस पॉइंट का इस ओरिजिन से 15 डिस्टेंस है, एंगल 15 है, मतलब ये हो जाएगा 15 हैशटैग 15 लेस देन 15 डिग्री। इसी तरह से इस पॉइंट यहाँ से यहाँ आना है, तो यहाँ से 21 दिया है लेंथ, 21 लेंथ दिया है यहाँ से, ठीक है। 21 लेंथ दे के एंगल जो है 30 डिग्री दिया, मतलब हैशटैग 21 लेस देन 30 डिग्री। रिलेटिव देखते हैं, रिलेटिव पोलर में जो है वो यहाँ से 21 दिया है लेंथ, एंगल अगेन वही 5 डिग्री ले सकते हैं। ऊपर से चलते हैं, यहाँ पर 21 ने लेंथ दिया 30 डिग्री, यहाँ तक तो आ गए, मगर यहाँ से यहाँ आने के लिए आपको अगर रिलेटिव में देना है तो इसका एंगल भी डायरेक्टली कई बार मेंशन नहीं रहता, जैसे अभी नहीं है, तो आपको हॉरिजॉन्टल से एंगल इसका निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अभी मैं आपको एक फास्ट ट्रैक में दिखा देता हूँ कि ये ड्राइंग जो है आपकी कैसी बन सकती है। जैसे आपको ये ड्राइंग बनानी है, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं चल के इसकी लिमिट इसके अकॉर्डिंग सेट करना पड़ेगा। हमको लिमिट सेट करना है 7 का, ये है 7 10,10 का कर सकते हैं हम लिमिट्स, ठीक है। तो लिमिट्स में चलते हैं LIM लिमिट्स, लोअर लेफ्ट 0 0, अपर राइट 10,10, ठीक है। अब लाइन टूल के लिए L एंटर, सिंपली लाइन टूल के लिए L एंटर होता है। फर्स्ट जो है 0 0 से स्टार्ट करना है यहाँ पर, तो ये 0,0 0 लाइन टाइप करके 0,0 टाइप करके एंटर किया, ठीक है। अब याद रखिए कि हम लोग ये जो ड्राइंग बनाएंगे एब्सोल्यूट मतलब सिंगल ओरिजिन, तो इसको ओरिजिन लेके चलेंगे। तो यहाँ से यहाँ आना है तो x 4.1 होगा। तो सबसे पहले ये जो सिंटेक्स है जो भी यूज़ तभी कर पाएंगे जब आपका डायनेमिक इनपुट ऑप्शन ऑन होगा, तो ये ऑन है। अब टाइप करते हैं हैशटैग, ठीक है, हैशटैग 4.1, 0, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये बनाएगा। इसको थोड़ा सा ऐसा माउस ला के इसको जूम इन कर लीजिए, बड़ा कर लीजिए, ठीक है। माउस जहाँ पर ले जाके आप स्क्रॉल करोगे वही एरिया आपका बड़ा हो जाएगा, वही एरिया जूम करके आपको अच्छे से यू विल बी एबल टू सी इट बेटर, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ से आप इधर चलिए, ये x डायरेक्शन आपको यहाँ से डिस्टेंस देना है। इस पॉइंट का x वैल्यू 4.7 और y वैल्यू 2.2, तो इसको भी टाइप करते हैं हैशटैग 4.7, 2.2, ठीक है, 2.2 ये आ गया। देन 7 2.2, हैशटैग 7, 2.2, देन हैशटैग इसकी वैल्यू भी 7 रहेगी x एंड y वैल्यू होगी 5, 7 एंड 5, हैशटैग 7,5। थोड़ा इसको जूम इन जूम आउट करके थोड़ा सेट कर लिया कीजिए। मिडिल माउस क्लिक करके होल्ड करके ड्रैग करके भी आप कहीं भी रख सकते हैं। क्लिक करना है मिडिल माउस को, होल्ड करना है और ड्रैग करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसका x वैल्यू 2.2 है, y वैल्यू 7 है, तो हैशटैग 2.2, 7, ठीक है। फिर इधर चलते हैं, हैशटैग x वैल्यू 0 है, y वैल्यू 7 है। देन वापस आके जोड़ना है तो हैशटैग 0,0 भी कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ दिया हुआ है C एंटर, आप इसको भी क्लिक करोगे तो जहाँ से स्टार्ट हुआ वहाँ से क्लोज कर देगा, या फिर हैशटैग 0,0 भी कर सकते हैं। इसी को अगर आप रिलेटिव में करना चाहते हैं, इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद मैं लाइन टूल में जाता हूँ। लाइन टूल में जाके और डिलीट कैसे किया एक बार इसके लिए थोड़ा सा बता देता हूँ, नेक्स्ट क्लास में अच्छे से बताऊँगा, ठीक है। डिलीट कैसे किया मैंने, जब आपने टूल छोड़ा, टूल छोड़ने के लिए एस्केप दबा सकते हैं, ठीक है, या एंटर भी करेंगे ब्लैंक एंटर तो भी टूल के बाहर आ जाएंगे आप, ठीक है।
तो इसको अगर आपको जैसे डिलीट करना है या इरेज करना है तो आप क्या करें, लेफ्ट माउस इसको क्लिक करिए, माउस को छोड़ दीजिए बटन को और माउस को ड्रैग करके ऐसे ले आइए इसमें, ताकि पूरा ये एनवलप हो जाए। ठीक है, एनवलप अगर हो गया तो इसको जो है, तो लेफ्ट माउस यहाँ क्लिक करके माउस को यहाँ ड्रैग करके लाना है, यहाँ क्लिक करना है, जो भी कुछ इसके अंदर एनवलप हो जाएगा कम्प्लीटली वो इसको सेलेक्ट हो जाएगा, इसके सेलेक्ट हो जाएगा, उसके आप डिलीट कर सकते हैं। नहीं तो आपको जल्दी आसानी से सेलेक्ट करना है किसी चीज़ को तो लेफ्ट माउस यहाँ क्लिक करो, ये ग्रीन कलर का ये एक सिलेक्शन बॉक्स है। अगर ये इस बॉक्स की ये खासियत है कि अगर ये इंटरसेक्ट भी हो गया किसी भी चीज़ से, फॉर एग्जांपल इससे ये वाली लाइन से इंटरसेक्ट हो गया, इन दोनों लाइन से, इस लाइन से और इस लाइन से, तो भी ये उसको सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, इन दोनों बॉक्सेस में डिफरेंस है, अगर आप राइट टू लेफ्ट जाओगे तो ग्रीन आता है, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो ब्लू कलर का आता है। ब्लू बॉक्स की ये है खासियत कि जब तक ये पूरा एनवलप नहीं कर लेगा किसी चीज़ को तब तक वो सेलेक्ट नहीं कर पाता। जैसे मैं इसको इन दोनों लाइन को ऐसे क्लिक करता हूँ इन दोनों लाइन को क्लिक करता हूँ यहाँ पर, तो ये देखिए इंटरसेक्शन पे इसको सिलेक्ट नहीं कर पाया। जब मैं अगर राइट टू लेफ्ट ऐसा जाता हूँ तो इंटरसेक्शन पे भी सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है, आपकी ज़रूरत के ऊपर है कि आप कौन सा सिलेक्शन प्रोसेस सेलेक्ट आपको बेहतर लगता है और आपके काम का पर्टिकुलर किसी केस के लिए कुछ सूट करता है, किसी के लिए कोई मेथड सूट करता है। तो यहाँ लेफ़्ट माउस यहाँ क्लिक करता हूँ, राइट माउस फिर से लेफ़्ट माउस यहाँ के क्लिक करता हूँ, इसके अंदर एनवलप हुआ, कीबोर्ड पे डिलीट टाइप कर देता हूँ, डिलीट जो है की बटन उसको क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हैं, इसको ऐसा क्लिक कर सकते हैं, कंट्रोल वापस लाने के लिए कंट्रोल Z किया है मैंने, इसको ऐसा क्लिक किया, ई टाइप करके एंटर करेंगे फिर भी इरेज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास को आपने बहुत पेशेंसफुली अटेंड किया। होपफुली यू हैव लर्न सो मेनी थिंग्स इन टुडेज़ क्लास। अब इसका इम्प्लीकेशन है जो है वो नेक्स्ट ट्यूटोरियल से बताऊंगा, और आपको इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को यूज़ करके हम लोग डिफरेंट ड्राइंग्स बनाएंगे। मैं आपको असाइनमेंट अलॉट करूँगा, असाइनमेंट भी देंगे, उसको आप कंप्लीट करोगे और उसको कैसे हम बना सकते हैं इजी वे में, वो सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में बताऊँगा। थैंक यू वेरी मच। So gentlemen, I hope you are liking Design Center tutorial. So to get latest updates and fresh tutorials, click on subscribe button and bell icon.